हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी के सिलेबस की जो यूनिट फर्स्ट है जियोमॉर्फोलॉजी उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब हमारी यूनिट एक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको उस यूनिट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके आपके जो भी एग्जाम होगा जून 2024 में उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप थ्योरी कितना ही पढ़ लो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की प्रीवियस ईयर पेपर की तो सारा सब कुछ बेकार है, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के आप ज्योग्राफी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर के आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लें, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है। तभी आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आएगा और तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है। तो आप की कंडीशन यही है कि आपने वो सारे वीडियोस पहले से देख रखे हो, चाहे इस यहाँ देखे हो चाहे कहीं भी आपका पहले से पड़ा हुआ हो। ठीक है। तभी आप इसको करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बूस्टअप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली यूनिट जो मॉर्फोलॉजी है उसी के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन ये सारे इंग्लिश में होंगे, समझा मैं आपको हिंदी में दूंगा, क्योंकि हिंदी आपको पता ही है कि जो यूजीसी नेट की जो हिंदी आती है पेपर की बहुत ज्यादा क्लिष्ट होती है। ठीक है। तो जो आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सारे इंग्लिश में मिलेंगे और आपको करना क्या है, हर एक वर्ड की मीनिंग समझनी है। ठीक है। जैसे आप हिंदी में याद करते हो वही वर्ड आपको इंग्लिश में याद कर लेना है, तो आपको ज्यादा आसानी होगी नेट को क्वालिफाई करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है क्वेश्चन है द डेटिंग एंड स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। तो जहां पर हम ट्री की एनुअल रिंग्स की स्टडी करेंगे, ये हम हमारा पहले एक साइंस का चैप्टर था। तो आपको पता है कि उसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, एज पता करते हैं किसी भी ट्री की। वो किसके द्वारा पता होती है, जो उसकी एनुअल रिंग्स होती है ट्रीज के अंदर, उसके द्वारा हम पता कर पाते हैं कि उसकी एज कितनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो dendrochronology is also called tree ring dating, the scientific discipline concerned with dating and interpreting past event particularly। तो यहाँ से हम ये पता कर पाते हैं कि ये कितने वर्ष का है, कितने वर्ष पुराना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक। आगे हम बढ़े। Who is usually given the credit for establishing the validity of the idea that there was an ice age during विच आइस शीट कवर्ड मच ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप। तो इसका आंसर है अगासिज। ये आपको लर्न करना है, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। ठीक है। तो ये किसने कही थी, कि किसका ये आइडिया था कि जो है पहले कभी नॉर्दर्न यूरोप वाला जो एरिया है वो सारा बर्फ से ढका हुआ था। तो ये किसने कहा था, अगासिज ने कहा था। ध्यान रख लेना है, अगासिज ने नॉर्दर्न यूरोप को बर्फ से ढका हुआ कहा था। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है द स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। ये बहुत बार पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है और इसका आपको आंसर रट लेना है, जेम्स हटन। द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, आंसर क्या है इसका, जेम्स हटन। ये आपको रट लेना है क्योंकि ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम बढ़े। डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मिटीज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हटन नाम है। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, हटन हो जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म किसने पोस्टुलेट किया था, हटन ने पोस्टुलेट किया था। ठीक है। कब पोस्टुलेट किया था, 1785 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइस क्रिस्टल थ्योरी रिलेटेड टू द प्रेसिपिटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय। तो ध्यान रखना, आइस क्रिस्टल थ्योरी जो दी गई है वो आपकी बर्गरेन द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, बर्गरेन द्वारा दी गई है। कब दी गई थी, 1933 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू द कोरल रीफ। तो ध्यान रखना ये किसने दी है, डार्विन ने सबसिडेंस थ्योरी दी है। ठीक है। आगे हम बढ़े। ये दी कब थी, ये आपकी 1837 में इन्होंने दी थी और इसको बाद में मॉडिफाई किया था 1842 में। तो द सबसिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू द कोरल रीफ इज गिवन बाय डार्विन। आगे हम बढ़ते हैं। द प्रेमिसेस दैट द प्रेजेंट day processes have been operating throughout the geological time is the principle of uniformities। ठीक है। ये किसका प्रिंसिपल है, यूनिफॉर्मिटीज का है। द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ये भी क्या है, एक यूनिफॉर्मिटीज ही है।
ठीक है, आगे हम बढ़े। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है टू साइकिल थ्योरी, वाटर टेबल थ्योरी, स्टैटिक जोन थ्योरी और इन्वेजन थ्योरी। तो ध्यान रखना, जो वाटर, जो टू साइकिल थ्योरी है, तो टू साइकिल थ्योरी जो आपकी दी थी वो आपकी दी है डेविस ने, मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने आपको पढ़ाया साइकिल थ्योरी, जो डेविस की साइकिल थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, तो वो डेविस ने दी है। वाटर टेबल थ्योरी, अच्छा ये बताओ, वाटर में हम क्या करते हैं, स्विम करते हैं, तो देखो वाटर से ध्यान रख लो, स्विम, यहाँ पे क्या नाम आएगा, स्विम नाम आएगा, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा स्विम से, ठीक है, वाटर जहां पे आ जाएगा तो स्विम लगा दोगे। स्टैटिक वाटर, अच्छा अब एक बात बताओ, गार्डनिंग किस में होगी, गार्डनिंग तो स्टैटिक वाटर में ही होगी ना भाई। गार्डनर, अगर आप कोई गार्डन लगा रहे हो तो उसमें थोड़ी नदी के बीच में लगा दोगे या पानी फ्लो करा के लगा दोगे, तो उसके लिए पानी भरा हुआ होना चाहिए, तो स्टैटिक वाटर में ही आप गार्डनर मतलब गार्डनिंग कर पाओगे। तो इसके जो स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी किसने दी थी, गार्डनर ने दी थी। ये आपको याद कर लेनी है, कुछ थ्योरी तो आपको याद ही करनी है, लेकिन उनकी डिटेल नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ याद करनी है। इन्वेजन थ्योरी किसने दी थी, इन्वेजन थ्योरी दी थी मेलॉट ने, ठीक है। तो आप इन तीन थ्योरी को भी याद कर लोगे, और आपको इन तीन जो है चार में से कोई दो थ्योरी भी पता होंगी ना, तो भी आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़े, लेटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन किसने दी थी, गिलबर्ट ने, ठीक है। लेटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन इज गिवन बाय गिलबर्ट, ये भी आपको याद करना है, जो लेटरल प्लेनेशन थ्योरी से याद कर लो गिलबर्ट, ठीक। अगला है पेनी प्लेन, पेनी प्लेन का कंसेप्ट किसने दिया था, तो देखो मैंने आपको पेनी प्लेन पढ़ाया है, तो पेनी प्लेन जो दिया था वो डब्ल्यू एम डेविस ने दिया था, जो इनकी लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। जब पर्वत का अपरदन होते 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 जब वो छोटा सा पर्वत रह जाता है, तो उसको उन्होंने क्या कह दिया था, पेनी प्लेन कह दिया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यूनिफॉर्मिटी, तो जेम्स हटन है, याद कर लो, यूनिफॉर्मिटीज में जेम्स हटन, यूनिफॉर्मिटी में जेम्स हटन, यूनिफॉर्मिटीज में जेम्स हटन, तो ये आपको पूरा पूरा याद कर लेना है। इसके बाद है टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस, टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस जो है आपकी किसने दी थी, वो आपकी किसने दी है, लोथियन ग्रीन ने दी है। और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आपकी किसने दी है, वो आपकी होम्स ने दी है। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आप याद कर लो, होम्स, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाई भी है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, आप जाकर के वीडियोस देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, ये होम्स ने दी है। टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस ये आपकी लोथियन ग्रीन ने दी है। तो कुछ थ्योरी के नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, हु पोस्टुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग मैंने आपको पढ़ाई है, तो हैरी हैस, ठीक है, हैरी हैस के द्वारा गिवन हुआ था ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हैरी हैस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है थ्योरी दी थी। आगे हम बढ़े, अगला क्वेश्चन है बेस लेवल पैरेलल रिट्रीट, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, पैरेलल रिट्रीट तो डायरेक्टली पैंक लगा दोगे, ठीक है। साइकिल ऑफ इरोजन डब्ल्यू एम डेविस लगा दो। अभी इन दो से देखो, इन दो से आपका क्वेश्चन बनना है नहीं बनना है, तो इन दो से देखेंगे पहले हम। बी का सेकंड देखो, बी का सेकंड आपका ए में है और बी में है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। फिर सी का चौथा, तो सी का चौथा सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दो भी पता है ना तो भी आप कर ले जाओगे। बाकी बेस लेवल का आप लगा सकते हो, बेस लेवल किसने दिया था, पोवेल ने, बेस लेवल किसने दिया था, पोवेल ने दिया था। और स्ट्रीम कॉम्पिटेंसी जी के गिलबर्ट ने। तो बेस लेवल आप ध्यान रख लो, बेस लेवल थोड़े फेमस है, तो बेस लेवल दिया है पोवेल ने, ठीक है। आगे हम बढ़े, द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थ साइंस यूनिफॉर्मिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड इन द बुक एंड टाइटल, तो ये आपकी जो बुक है, ये दिया किसने यूनिफॉर्मिटीज का प्रिंसिपल, जेम्स हटन ने दिया है, ध्यान रखना, जेम्स हटन ने दिया है 1785 में, ये आपको ध्यान रखना है, अपने माइंड में रख लीजिए, कई बार पूछा गया है। बुक्स भी याद कर लो, थ्योरी ऑफ अर्थ नामक बुक में इस प्रिंसिपल को दिया था। द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज गिवन बाय, तो हैरी एंड हैस ने दी थी, ठीक है। यहाँ पे हैस के साथ में डाइट्स भी आ गए हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं, हैस तो है ही इसमें, ठीक है। तो इससे ही आप यहाँ पे पता कर लोगे। अगला है टू साइकिल थ्योरी, अगेन टू साइकिल थ्योरी किसने दी थी, डेविस ने। वाटर टेबल मैंने बताया था, वाटर में क्या करोगे आप, स्विम करोगे, तो स्विम टर्न। स्टैटिक, स्टैटिक वाटर में क्या होगा, गार्डनिंग तो स्टैटिक वाटर में होगी, तो क्या हो जाएगा, गार्डनर। इन्वेजन थ्योरी मेलॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मिला दोगे। आगे हम बढ़े, अगला क्वेश्चन है, यहां पर आपको मैच करना है, यहां पर मैच करना है। अब देखो हैरी हैस,
क्या दिया था हैरियस ने? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो पहले का डी, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका हाल एंड डाना। हाल एंड डाना को क्या दिया था? थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, मैंने आपको पढ़ाई है, जाकर के चेकआउट करिए, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें जाके देखिए वीडियोस को। जेफरीज, तो जेफरी की थ्योरी मैंने बताई थी आपको। जेफरी की जो थ्योरी है वो कौन सी है? थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जेफरी की। और हटन की जो डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मिटीज, ये तो फेमस है ही। अगर आपको चार नहीं पता है, दो भी पता है तो भी कर ले जाओगे। और यहाँ तो आपको पहला ही पता होता, जैसे ए, हैरियस ने क्या दिया था? सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी थी, तो ए का चौथा केवल ऑप्शन नंबर ए में ही है, बाकी किसी में है ही नहीं। तो भी आपका कभी कभी एक से भी काम चल जाता है, चार में से एक भी पता हो कभी कभी, हर केस में नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक से काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको दो पता है तो 90% चांस ऐसा होगा कि आपको वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, अगेन जेम्स हटन, यूनिफॉर्मिटीज। तो मैंने कितनी बार आपको ये कोई क्वेश्चन ही कितनी बार आ गया, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। और कब दिया था? 1785 में, ठीक है। आगे हम बढ़े। वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ टर्बिडिटी करंट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनियंस, तो सबमरीन थ्योरी किसने दी थी? दिल्ली ने, ध्यान रखना है। आगे हम बढ़े। तो टर्बिडिटी करंट थ्योरी, यहाँ पे देखो कुछ और एक्सपोनेंट है, डब्ल्यू एम डेविस है, लेकिन यहाँ पे डेली का नाम ज्यादा यूज होता है। डब्ल्यू एम डेविस तो साइकिल ऑफ इरोजन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो टर्बिडिटी करंट थ्योरी का आप ध्यान रखना, डेली। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू द आइस एज हाइपोथेसिस। अब आइस एज हाइपोथेसिस से कौन सी थ्योरी रिलेट नहीं करती? तो थर्मल कंस्ट्रक्शन थ्योरी, जो कि किसने दी थी? जेफरीज ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी अर्थ के सिकुड़ने से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आइस एज से रिलेटेड नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे हम बढ़े। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सबसे पहला वीडियो मेरा यही है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है वैगनर ने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी है आपकी हैरी हेस ने। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी है होम्स ने। और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दी है रीड ने। अगेन मैं वही कहूंगा, अगर आपको दो भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो फिर से वही आ गया। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दी है? आपकी हैरी हेस ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर ने। इलास्टिक बाउंड थ्योरी रीड ने। रेडियो एक्टिविटी थ्योरी जोली ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़े। तो यहाँ पे एक चीज और देख लो कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी है 1960 में दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा अल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी थी, आपकी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो 1912 में दी गई थी। और इसके अलावा इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी रीड ने 1906 में दी थी। और रेडियो एक्टिविटी थ्योरी 1925 में दी गई थी, किसके द्वारा? जॉली के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। तो इनके थोड़े से ईयर भी याद रख लो अगर आपको, लेकिन ये दो जरूर ध्यान रखना, जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है 1912 में दी गई, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो 1960 में दी गई। आगे हम बढ़े। अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, ठीक। अब देखो यहाँ पे वही चीज हो गई जो मैं अभी बात कर रहा था ना, वही चीज आ गई। अब इनके ईयर वाइज में इनको लगाना है कि कौन कौन से ईयर में ये आपके आए थे। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटीज में है, मैंने कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ इसी वीडियो में। जेम्स हटन ने दिया था 1785 में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई। डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी ये आपकी दी गई है 1960 में, ठीक है। और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो आपकी दी गई है होम्स के द्वारा, और ये आपकी दी गई है 1928 में, ठीक है। तो आप इसी को क्रम से लगा सकते हो। अब क्रम देख लो, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा पहला, फिर आपका आ जाएगा दूसरा, फिर आपका आ जाएगा चौथा, फिर आपका आ जाएगा तीसरा। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है थ्योरी और ऑथर से रिलेटेड। अगेन दो पता हो गई तो हम कर लेंगे। हमको पता है कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जेफरी ने दी है, मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, बार बार आपको नाम रिपीट करना है। जियोसिंक्लाइन थ्योरी कोबर ने दी है, पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा हुआ है, देख लो जा करके। हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट, देखो हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट जो दी है वो आपकी चैम्बरलिन ने दी है। अगर आपको मान लो ये नहीं भी पता है, आपको सिर्फ दो पता है, आपको थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पता है कि जो बी का है आपका चौथा और सी का है पहला। चलो हम इन दोनों से देखते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है।
बाकी तो हम अब देखते हैं आंसर में। तो बी का चौथा सी का पहला, तो बी का चौथा सी का पहला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहीं से आप लगा सकते हो। ठीक है, हालांकि आप बाकी जो दो बचे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। प्लेनेटसिमल हाइपोथेसिस आपकी दी है किसने? डेली ने दी है, ये ध्यान रखना है। प्लेनेटसिमल हाइपोथेसिस आपकी डेली ने दी है। ठीक है, आगे हम बढ़े। अगला देखो, द कंसेप्ट लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम स्टेज, सॉरी स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज या टाइम भी कह सकते हो। ये किसने दिया था? डेविस ने दिया था। डेविस साइकिल ऑफ इरोजन मैंने पढ़ाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका रिपीट हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे, ध्यान रखना। अगला है ऑथर्स एंड बुक्स। अब देखो ऑथर्स एंड बुक्स में, हालांकि ये अभी जब मैं आपको ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफिकल थॉट में आपके ऑथर्स एंड बुक्स आएंगी, तो इसीलिए मैंने अभी इसमें ये नहीं पढ़ाया ये वाला चैप्टर। हालांकि अगर आ गई है तो आप डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले थॉर्नबरी ने दी है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, और ड्यूरी की जो बुक्स है वो है रिवर्स एंड रिवर टेरेसेस। स्टीयर्स की जो बुक है वो है आपकी द अनस्टेबल अर्थ, एंड स्ट्रॉलर की जो बुक है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। तो उनको याद कैसे करना है? तो देखो भाई, ड्यूरी हम याद करेंगे, ड्यूरी को हम याद करेंगे दूरी से, और रिवर्स एंड रिवर टेरेसेस, देखो जब दूरी ज्यादा हो, अगर हम जैसे मान लो आपको, आप कहीं जा रहे हो तो आपके रास्ते में रिवर पड़ गई, तो रिवर जब पड़ जाती है तो रिवर को या तो आप क्रॉस करो नाव पे बैठ के या तैर के, जो भी हो, वरना आपको दूरी बहुत तय करनी पड़ेगी। दूरी मतलब आपको फिर कि जो है अगर ओवरब्रिज नहीं बना हुआ है तो हो सकता है बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़े। ठीक है, तो दूरी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? रिवर को क्रॉस करते हैं। दूरी का मतलब रिवर से आप लगा लो। ठीक है, स्टीयर्स का देखो, स्टीयर्स दिया द अनस्टेबल अर्थ, स्टीयर्स की जो बुक है वो है द अनस्टेबल अर्थ। अच्छा, स्टेयर्स को आप याद कर लो स्टेयर्स से, स्टेयर्स मतलब आपकी जो सीढ़ियां होती हैं। ठीक है, और सीढ़ियां भाई अनस्टेबल होती हैं, अगर आप उस पर सही से नहीं चढ़ोगे तो गिर भी सकते हो। तो स्टेयर्स को याद कर लो आप अनस्टेबल अर्थ से। दो बुक मैंने आपको याद करा दी, एक तो आपको मैंने ड्यूरी से याद करा दी रिवर, और आपको स्टेयर्स से याद करा दी द अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, फिर आपका थॉर्नबरी, थॉर्नबरी मतलब प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में हम जो बरी मतलब जो चीजें जो दबी हुई होती हैं, बरीड मतलब अंदर जमीन के अंदर दबा हुआ, तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम जमीन के अंदर की स्टडी करते हैं। तो थॉर्नबरी तो प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, बाकी स्टालर की तो आप याद ही कर लो, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो ये किसने दिया था? आपका हैक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, जेटी हैक ने। तो ध्यान रखना, डायनामिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट दिया था जेटी हैक ने 1960 में। ये चीज ध्यान रखना। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो कई बार पूछा गया है, जेम्स हट्टन ने इसके 1785 में दिया था, और 1802 में उसको मॉडिफाई भी किया गया था। अब देखो, द नॉर्थ पोल लाइज विद इन द आर्कटिक ओशन, वेयर एज द साउथ पोल इज लोकेटेड विद इन द अंटार्कटिक ओशन। ये आपकी कौन सी हाइपोथेसिस है? ये आपकी टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस है। ठीक है, हालांकि मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन अब ये छूट गई है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक वीडियो लेकर के आऊंगा जियोमॉर्फोलॉजी का, तो ये वाली थ्योरी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज यूजेस दिस फेनोमेना? तो टेट्राहाइड्रल थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। द ओशियन फ्लोर्स आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंट्स। ओशियन फ्लोर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यंगर होते हैं कॉन्टिनेंट से, रीजन बिकॉज owing to their low density and consequent buoyancy, the ocean floor are not forced down into the mantle in the subduction zone। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका कंसेप्ट काम आएगा, जो आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये आपके यहाँ पे काम आने वाली है। तो जब क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन में आ जाए ना, तो आपकी थ्योरी काम आती है, जो आपका पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, और आजकल के जो पेपर्स आ रहे हैं ना, जो अभी इस बार का पेपर आया था वो सब ऐसे ही आया था, असर्शन रीजन मैचिंग, असर्शन रीजन मैचिंग, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे पहला तो श्योर है, सही है, द ओशियन फ्लोर्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंट, कोई इसमें बेकार बात नहीं है, क्योंकि ओशियन फ्लोर जो है वो आपके यंगर है कॉन्टिनेंट से। क्यों यंगर है? क्योंकि नीचे जो है आपका जो मिड ओशनिक रीजेस है वो आपकी वहां से लावा निकलता रहता है। ठीक है, तो वो नया लावा निकलता है तो नए चीज बनती है, तो ये यंगर है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। लेकिन क्या कारण ये है, owing to their low density and consequent buoyancy the ocean floor are not forced down।
ओइंग टू देयर लो डेंसिटी। तो क्या जो ओशियन फ्लोर होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है? नहीं, मैंने बताया था जो ओशियन प्लेट होती है, जो ओशियन प्लेट होती है वो आपकी उसकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है टेक्टोनिक प्लेट से। टेक्टोनिक प्लेट भारी होती है, ठीक है, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लेट जो होती है वो भारी होती है, और ओशियन प्लेट जो होती है वो आप उसकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो जब मान लीजिए ओशियन का किसी टेरेस्ट्रियल प्लेट से कन्वर्जेंस हो रहा है, तो जो आपकी ओशियन प्लेट होती है वो नीचे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया, तो केवल एक ही बचा। तो यहाँ पे ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हालांकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। जब मैं आपको ओशियोनोग्राफी पढ़ा दूंगा तो आपको मैक्सिमम चीजें, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोनोग्राफी पढ़ा दूंगा तो आपको सारी मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एंटी साइक्लोन क्या है का कंसेप्ट जो किसने दिया था? एंटी साइक्लोन का कंसेप्ट जो दिया था वो गाल्टन ने दिया था, ध्यान रखना है, गाल्टन ने। बेस लेवल ऑफ इरोजन तो आपको पता होगा, गिलबर्ट ने। ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इसी में पहले ही पढ़ाया है। तो देखो बी का सेकंड किस में आ रहा है? तो बी का सेकंड आपको 2 में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये बी का सेकंड, हाँ ये 3 तो हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 आ गए, एक से काम नहीं चलेगा। अब एंटी साइक्लोन गाल्टन ने दिया है, तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड किस में है आपका? सिर्फ ए में है, तो ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, पेडोकॉल्स एंड पेडल फर्स्ट कंसेप्ट दिया था मार्बट ने, ठीक है, और बेसल शैपिंग का जॉनस्टन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसको मैं आपका एक वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो में आपको मैं पढ़ा दूंगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है और किस युग में किस जियोलॉजिकल एरा में कौन सा जियोलॉजिकल पीरियड बिलोंग करता है। तो अभी इसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि ये अभी जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इसके क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन। तो इनमें से किस में कौन से रिजर्वायर में जो है ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में, बायोस्फीयर में? तो ध्यान रखना, बहुत से लोग हाइड्रोस्फीयर लगा देंगे, लेकिन आंसर इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। और लिथोस्फीयर में कौन सा वाला पार्ट होता है? लिथोस्फीयर जो पार्ट होता है क्रस्ट और अपर मेंटल का थोड़ा सा भाग, जो 100 किलोमीटर तक का भाग होता है, वो आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। तो लगभग 99.95% जो है ऑक्सीजन जो है आपकी कहाँ पाई जाती है? लिथोस्फीयर में पाई जाती है। द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल अपॉन विच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट इज कॉल्ड एस्थोनोस्फीयर। मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपका जो अपर पार्ट होता है, यानी आपका जो लिथोस्फीयर होता है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरता है, और इसकी डेप्थ जो पाई जाती है वो 100 से 700 किलोमीटर तक पाई जाती है। कॉर्नाट डिसकंटिन्यूटी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, और ये तो मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया है। तो कॉर्नाट डिसकंटिन्यूटी जो पाई जाती है वो आपकी सियाल और सीमा के बीच में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, द बेसाल्टिक ओशनिक क्रस्ट हैज एन एवरेज डेंसिटी ऑफ। तो देखो बेसाल्ट, जो हमारी ओशनिक क्रस्ट होती है ना, वो बेसाल्ट की बनी होती है, ठीक है, और जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो आपकी ग्रेनाइट की बनी होती है मोस्टली। तो जो मैंने आपको अभी बताया भी था, जो ओशनिक क्रस्ट होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यानी ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी जो होती है वो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी होती है वो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मोहो डिसकंटिन्यूटी आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है और ट्रिक से पढ़ाया है। आप जाकर के इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ वाला वीडियो जरूर जाकर देखें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो एंडोजेनिक जेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। इसको देखने से पहले वीडियो जरूर जाकर देख लेना, वहां से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डाउन वार्पिंग इज प्रोड्यूस्ड ऑन अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। तो डाउन वार्पिंग का मतलब क्या है? क्रिस्टल बेंडिंग पढ़ाया है मैंने। डाउन वार्पिंग का मतलब क्या है? क्रिस्टल बेंडिंग। आगे हम बात करें ब्लॉक माउंटेन्स। अब देखो ब्लॉक कौन कौन से माउंटेन्स हैं? तो देखो अरावलीज तो आपको पता है, अरावलीज जो हमारे होते हैं वो आपके रेलिक्ट माउंटेन्स हो गए हैं। कौन से माउंटेन हो गए हैं? रेलिक्ट माउंटेन्स। तो ए का हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ये आपके रेजिडुअल माउंटेन्स भी इनको कहते हैं या रिलिक्ट माउंटेन्स भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सी का पहला कहीं मिल रहा है? सी का पहला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो यहां से तो आपका ये क्लियर हो गया। अगला देखो
अब देखो ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो विंध्याचल जो है हमारे इंडिया में एक ब्लॉक माउंटेन है। वल्केनिक माउंटेन तो माउंट पोपा है। माउंट पोपा किस जगह है, आप नीचे कमेंट करके बताओगे कि माउंट पोपा कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, ये मैंने आपको जो है वॉल्केनिक वाले वीडियो में वॉल्केनिक माउंटेन्स में मैंने आपको पढ़ाया है। बाकी फोल्ड माउंटेन बचा तो पेनाइप्स बचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज इन ऑर्डर विच दे पब्लिश। अब देखो वही चीज आ गई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कब हुई थी? 1912 में हुई थी। ठीक है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी 1928 में हुई थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी 1960 में हुई थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1968 में हुई थी। तो ये थ्योरी तो आपको याद होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया था। तो सबसे पहले थ्योरी ही आपको और विद ईयर्स आपको याद करवाई थी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912, फिर उसके बाद में आई है कन्वेक्शन करंट थ्योरी 1928, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी 1960, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1968। अच्छा ये बताओ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? वैगनर ने। कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसने दी थी? होम्स ने, आर्थर होम्स ने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी? हैरी हेस ने। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी आपकी? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी दी थी डब्ल्यूजे मॉर्गन ने। तो बताइए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? वैगनर ने। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हेस ने। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डब्ल्यूजे मॉर्गन ने दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, रिमेन्स ऑफ ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स लाई विद इन द सील्ड्स ऑफ इन फ्यू प्लेसेस। हाँ बिल्कुल सही है। जो है रिमेन्स होते हैं, जो बचा हुआ भाग होता है जो ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स का, वो कुछ ही सील्ड में लाई करता है, कुछ ही क्षेत्र में पाया जाता है। बिकॉज ओल्डर माउंटेन बेल्ट इन सील्ड एरियाज आर कंपोज ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स से नहीं बने हुए थे भाई। जो रेजिडुअल बचा है तो वो जो ठोस होगा वही तो बचा है। अगर पूरा ही रेजिडुअल बहुत ही सॉफ्ट रॉक से बना होता तो वो पूरा ही टूट गया होता। तो ये गलत है, यहाँ पे सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक से नहीं बने होते। तो ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट इंडिकेट सिमिलर प्रोसेसेस। अब देखो मैंने आपको ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस बताए थे। तो पहले मैंने बताया था आपको जो है एक तो होते हैं एंडोजेनेटिक और एक होते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो ये जितने भी फोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे कौन से हैं? ये आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं। अब देखो पहला है इसमें डायास्टॉर्फिज्म, फोल्डिंग, एक्सफोलिएशन और वार्पिंग। तो देखो जो डायास्टॉर्फिज्म है, फोल्डिंग है, वार्पिंग है, ये सारे हमारे कौन से प्रोसेस हैं? ये सारे जो हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं। और जो ये एक्सफोलिएशन है, एक्सफोलिएशन ये आपका कौन सा फोर्स है? ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है या एक्सोजेनेटिक फोर्स है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये होते क्या है? डायस्टॉर्फिज्म क्या होता है, फोल्डिंग क्या होती है, फोल्डिंग क्या होती है, वीडियो आपको देखना पड़ेगा जाकर के, प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस के नाम से। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा इज टर्म एज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्राइक कहते हैं, इसको याद कर लो। ठीक है, द स्ट्राइक ऑफ एन इंक्लाइंड बेड इज द डायरेक्शन ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग ए बेडिंग प्लेन। तो ये आपको ध्यान याद कर लेना है, इसका आंसर क्या है? स्ट्राइक है। इन फोल्ड in both limbs are parallel as well as horizontal each other, it would be a case of which of the following type of fold। तो इसमें क्या है? दोनों लिम्स जो है वो आपकी पैरेलल हैं। तो मैंने फोल्ड आपको पढ़ाए हैं, टाइप्स ऑफ फोल्ड पढ़ाए हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल फोल्ड, पैरेलल फोल्ड, आइसोक्लाइनल फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो जाके देखिए। तो इसमें कह रहा है कि बोथ लिम्स, जो दोनों लिम्स होती हैं फोल्ड की, आर पैरेलल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। तो देखो इस तरीके से होता है ये फोल्ड, इस तरीके से, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कौन सा फोल्ड होगा? तो ये आपका होगा रिकम्बेंट फोल्ड। दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं और हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। तो रिकम्बेंट फोल्ड इसमें बना होगा, ये है। देखो यहाँ पे इसमें ये देखिए आप, ये वाला, ये आपको दिख रहा है रिकम्बेंट फोल्ड। ठीक है, सिमेट्रिकल फोल्ड मैंने आपको पढ़ा दिया है कि इसमें दोनों, यहाँ पे जो एंगल होता है इनके कह सकते हो फोल्ड के बीच में इक्वल रहता है। ठीक है, और असिमेट्रिकल फोल्ड जो होते हैं इनमें एंगल अलग अलग हो जाता है। यहाँ से देखें तो ये एंगल अलग बनेगा, ये एंगल अलग बनेगा। तो ये सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ए डिप
इन रेफरेंसेस ऑफ स्ट्राइक इज ऑलवेज ए विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो डायरेक्शन ऑफ ए डिप इन रेफरेंसेस ऑफ स्ट्राइक हमेशा कितनी होती है, राइट एंगल होती है। डिप का जो डायरेक्शन होती है स्ट्राइक से, हमेशा डिप जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट एंगल या परपेंडिकुलर, बात एक ही है। ठीक है, आगे हम बढ़े तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए डिप रेफरेंस टू द स्ट्राइक इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन विद एन इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा इज नोन एज स्ट्राइक। देखो ये ऊपर ही पूछा गया था और यहाँ पर भी आ गया। और स्ट्राइक और डिप के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, लगभग 51 के अप्रोक्स क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी आपके 4 वीडियोस और 3 वीडियोस और आएंगे जिसमें आपके लगभग यहाँ पे 50 कवर हो गए, और आपके 3 वीडियोस में मैं आपके 250 क्वेश्चंस कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो आप जियोमॉर्फोलॉजी की जितनी वीडियोस हैं वो आप जाकर के प्लेलिस्ट से पढ़िए, उनको समझिए, उनको देखिए, नोट्स बनाइए। और इसके अलावा कुछ वीडियोस, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया तो मुझे अभी ये पता पड़ा कि कुछ वीडियोस मैंने आपको नहीं पढ़ाए, जैसे आपकी टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो है आपकी जेफरीज के द्वारा, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई। तो मैं ये कुछ वीडियो जो आपके बचे हैं, जियोलॉजिकल टाइम वाला जो वीडियो बचा है पूरा, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो वो सारे जो है मैं आपको पढ़ा दूंगा, लगभग 3 वीडियोज और आएंगे, तो उन वीडियोज में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।